पूरे 11 12। ये लाइट सारे ऑन करो जी पीछे। हाँ मेरे पास तो नहीं है बच्चे, एसी का रिमोट पास कर दो किसी के पास है तो। मैं देखो 150 डेज, लोग 150 डेज के हिसाब से नहीं लेते, 5 मंथ के हिसाब से लेते हैं। 5 मंथ लगता है लोगों को ज्यादा है। सो टू बी प्रिसाइज अगर 150 डेज हैं, ठीक है, ये है। दो तीन तरह के बातें हैं इसमें। कुछ लोग हैं जिनके अभी 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, किसी के ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सबके लिए मैं यहाँ पे 10 मिनट की बातें करूंगा, है ना, फिर टॉपिक शुरू करेंगे। कितने चैप्टर हैं टोटल 11 12 का मिला के? ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडेड, 11th एंड 12th ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडेड कितने? चलो 95 ना, चलो 95 बोल देते हैं। मोर और लेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी बता सकते हो क्या? केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी बता सकते हो कितने? ये टोटल कितना? 32। देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, सही बता देना। हाँ ये लमसम बता, चल एग्जैक्ट गलत हो गया थोड़ा बहुत, एक दो चैप्टर आगे पीछे होगा। 20 के अराउंड। ये मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं क्या बोलूँ, जल्दी बता, तू बता। मेरे ऊपर ला रहा है तुम लोग। देखो जो टेस्ट सीरीज की प्लान चलती है ना, टेस्ट सीरीज में हम केमिस्ट्री के पूरे पोर्शन को पार्ट टेस्ट अगर चैप्टर वाइज करें तो 22 से 24 चैप्टर बना सकते हैं। मोर और लेस आप 20 के आसपास मान लो, कुछ चीजें क्लब कर देंगे, ठीक है? हाँ बोलो। इधर 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 गलत लिख दिया। इधर बढ़ा दूं? ये कितना? 95। अच्छा चल चल रहने दे, जो भी है। कितना बता, जल्दी बोलना। अरे बता नंबर। ठीक है, तो इसको भी 25 कर दे, तो कम क्यों रहेगा? ओके 80 हो रहे हैं, इधर 80 कर देते हैं, अब सही है। 82 कर देते हैं, अब सही है। डर डर तो नहीं लग रहा है? सुनो मेरे बात सुनो, पूरे इंडिया में अभी स्पेशली रिपीटर बैच कहीं पे 40% सिलेबस हुआ होगा अभी तक, मैं बताऊं। हाँ सच्चाई है, कहीं 50% हुआ होगा, कहीं 60%, कहीं 70% भी हो गया होगा। मेरे बात समझना, अभी भी 30 to 50% सिलेबस पूरे इंडिया में रिपीटर बैच का बचा होगा। मतलब मेजोरिटी क्राउड बोल रहा हूं, है ना, मेजोरिटी क्राउड बोल रहा हूं। क्लियर है? अगर मैं मानूं कि 50% सिलेबस बचा हुआ है, सपोज 50% अगर बचा हुआ है, हालांकि यहाँ पे लगभग 30% के आसपास केमिस्ट्री बचा है अभी, मैं बता दूं, तो 50% सिलेबस, टू बी प्रिसाइज, क्या लगता है कि अच्छे से नीट के प्रिपरेशन के लिए एक सब्जेक्ट में कितने आवर की जरूरत होगी? इसका मतलब यह है कि तुम्हारा नोट्स अच्छे से बन गया, टीचर ने अच्छे से नोट्स लिखवा दिया, हर चैप्टर के बारे में अच्छे से डिटेल में नोट्स, मॉड्यूल सॉल्विंग कर दी, सब हो गया। जनरल बातें कर रहा हूं, क्या लगता है एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में टोटल 11 12 मिला के कितने हार्डकोर टीचिंग होनी चाहिए, जिसमें ताकि तुम्हारा नोट्स वगैरह भी बन जाए अच्छे से, टेस्टिंग वगैरह, माइनर टेस्ट, टैब टेस्ट सब हो जाए? कितना? मुझे पता नहीं, मुझे लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब मिला के 1000 आवर का जरूरत पड़ता है ताकि उसका नोट्स बन जाए आपका अच्छे से। कितने? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोल रहा है, मतलब हर सब्जेक्ट कम से कम, फिजिक्स और केमिस्ट्री 300 आवर, 300 आवर, थोड़ा ज्यादा ही केमिस्ट्री, थोड़ा और ज्यादा ही हो जाता है ना?
तो 1000 आवर हम मान लेते हैं पूरे सिलेबस का रिपीटर बैच के लिए, समझना, इधर इधर सब लोग ध्यान दीजिए। तो अभी क्या है, 1000 आवर थोड़ा ज्यादा भी मान सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस 100 आवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मोर और लेस अभी जितना पढ़ाई हुआ है 50%, तुम्हारे 70% सिलेबस हो गए, नोट्स वगैरह बने हुए, अगर सबने ढंग से बनाए ईमानदारी से। मैं फिर बोल रहा हूं, तो अभी भी लगभग मान के चलो 400 आवर्स के क्लास होने हैं सब सब्जेक्ट मिला के लगभग में, जिसमें 120 आवर्स या 130 आवर्स तो केमिस्ट्री ही रहेगा, मैं बता दूं, ठीक है। जो ऑब्वियसली अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, थोड़ा ज्यादा क्लास भी होगा। मेरा मानना ये बच्चे कि अगर 400 आवर की क्लास होती है ना, तो उसके रिवीजन में अगर क्लास तुमने अच्छे से करा है तो उसके रिवीजन में घर पे इसका 25% टाइम देना चाहिए। जो क्लास में अच्छे से लिख के गए ना, तो हार्डली इसका 25% टाइम आपको घर पे देना चाहिए, मतलब 100 आवर रिवीजन में, थ्योरी रिवीजन में, और कम से कम 75% टाइम इसका क्वेश्चन सॉल्विंग में देना चाहिए। तो 300 आवर, मतलब अभी फ्यूचर बता रहा हूं, अभी इतना बाकी है आपका, ज्यादा उड़ो मत, अभी एनर्जी बचा के रखना है, बहुत बचा है अभी बहुत कुछ। गेटिंग माई पॉइंट? फाइनल लैब की बात चल रही है, 150 डेज का बात चल रहा है, एकदम आपके सामने प्रैक्टिकल एनालिसिस करने वाला हूं अभी, कि अभी मैं निकाल दूंगा एवरी डे आज से कितने घंटे की सेल्फ स्टडी होगी। मेरा एजेंडा ये है, मैं धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाऊंगा कि एवरी डे आज से सेल्फ स्टडी कितने घंटे की होगी, समझ गए? तो ये टोटल कितने हो गए बच्चे? 800 आवर्स हो गए, इंक्लूडिंग सिलेबस, नोट्स बनाना, सब क्वेश्चन सॉल्विंग एज वेल एज रिवीजन ऑफ द थ्योरी। रिमेनिंग पोर्शन पीछे वाला तो अलग। अब पीछे तुमने 600 घंटे पढ़े हैं, अभी तक 600 घंटे पढ़े हैं ना, 600 घंटे में क्वेश्चंस भी तुमने लगभग 600 आवर किया होगा, मानते हैं हम ऐसा। 1200 घंटे ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो अलग बात है, वो तो यहां है ही नहीं, 150 डेज का बात चल रहा है। तो अब रिमेनिंग डेज में पीछे के टॉपिक के लिए तुम्हें क्या लगता है, क्या सही टाइम होगा आवर के हिसाब से, कि हाँ सर पीछे जितना पढ़ाई हुआ है, अभी तो 21 दिसंबर को पीछे के पूरी केमिस्ट्री आ रही है, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी सब आ रही है, तुम्हें क्या लगता है कि पीछे के टॉपिक को कवर करने के लिए पूरा 150 डेज में, कि उसकी रिवीजन भी पैरेलली चलते रहे, ये भी चलते रहे, कितना टाइम देना चाहिए तुम्हें? कितना टाइम देना चाहिए? हाँ श्रीधर बता। पीछे के टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी सबका रिवीजन और क्वेश्चन, मतलब सबके स्टार क्वेश्चन करेंगे, नहीं कुछ तो पीवाईक्यू करेंगे, थोड़ा एसएसएन रीजन करेंगे, एम्स के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जेई मेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी वाले, सिंपल क्वेश्चन वाले। तो कितना टाइम तुम बताओ? क्वेश्चंस एंड थ्योरी दोनों पीछे का 500 घंटे बोल दें? बढ़िया, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं कौन सा किसके लिए है, ये तो रिमेनिंग है, रिमेनिंग, और ये रिवीजन। कौन सा रिवीजन? कवर्ड, बोलो, कवर्ड टॉपिक्स ना, कवर्ड चैप्टर्स, राइट? अच्छा ये सब अगर मान लो 150 दिन की बातें हैं, अच्छा ये सब खत्म हो गया, ये पूरा जो है अभी 800 घंटे हमने जनवरी फरवरी तक में लगा दिया, ये 800 घंटे तो मान के चलो फरवरी तक, जनवरी तक लगाना पड़ेगा। अरे यार सुनो, हाँ ये वाला पार्ट जो है तुम चाहो तो फरवरी, 15 फरवरी तक, मतलब ये तो तुम चाहो तो 1 मई तक खींच सकते हो, इसके लिए टाइम है, रिवीजन है ना। लेकिन ये पार्ट जो 15 जनवरी को खत्म होगा या 31 जनवरी को खत्म होगा, फिर इसकी भी रिवीजन इंक्लूड होगी ना। अरे यार सुनो, तो उसके लिए कितना टाइम दे दें, बता श्रीधर, इसकी भी रिवीजन? अरे जल्दी बोल। 300 चल, 300 गुड टू गो, कंप्लीट रिवीजन फिर से डाल दिया, मतलब टॉपिक जो कवर हुआ वो। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 400 कर देते हैं, कंप्लीट रिवीजन, मतलब 15 जनवरी के बाद फिर से 400 घंटे और देंगे पूरा।
ये 800 घंटे तो अभी रिमेनिंग है, जो हमें पढ़ना है, कवर करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। और ये 500 घंटे हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसके रिवीजन, उसके क्वेश्चंस के लिए। और ये फिर 400 घंटे आ रहे हैं कंप्लीट पोर्शन होने के बाद, फिर तो रिवाइज करनी होगी ना जो 800 घंटे में लगाया था। अभी देखते हैं, अभी 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 बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी इतने पे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे। अब सब लोग, उजेश ध्यान दे, अब कम से कम जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी, ये माइनर टैप टेस्ट और ये सब ईएनटी छोड़कर, कम से कम एक मॉडरेट में 50 पेपर का बात करता हूं, नीट से पहले तक की। कितनी? 50। कुछ लोगों के टारगेट जो है 100 भी है, 150 भी है, मुझे पता है। जो एम्स का सपना देख रहे हैं उनका टारगेट ये भी है, जो किसी तरह से सिलेक्शन लेना चाहते हैं जीएमसी में, 50 पेपर भी सफिशियंट है। लेकिन तुमको लगता है ये 50 पेपर हर पेपर 3 घंटे लेगा? 3 घंटे लेगा? कम से कम 3 घंटे उसके रिवीजन में जाएंगे, उसके एनालिसिस एंड ऑल जाता ही जाता है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी कर रहे हो तो 6 इंटू 300 कितने हो गए? 6 इंटू 50, सॉरी 6 इंटू 300 और हो गए। अब ऐड कर कितने हो रहे हैं? कितने? 1900, 2000, 2000। अब देख, 2000 घंटे हमें पढ़ने हैं रिमेनिंग 150 डेज में। पर आवर स्टडी निकाल लो, पर डे स्टडी पैटर्न निकाल लो, कितना है? कितने? 13.33। सीधी बात, नो बकवास, ये पढ़ना है। हाँ, क्लास इंक्लूड है बिल्कुल, ऑब्वियसली। अभी से आगे चल के क्लास का टाइम भी तुम्हारे इसमें जाए, लेकिन देखो कोई भी हो, ये डेली बेसिस पे होना ही चाहिए। अब तुम बोलोगे सर इसमें 6 घंटे क्लास में जाते हैं, है ना, वो ट्रैवल वगैरह हटा बच्चे, ये पढ़ने का टाइम है। ट्रैवल, खाना पीना, सोना धोना, वो सब हटा। ये पूरा किसके किसके टाइम है ये? हाँ, कितना बच गया इधर? अगर मान ले इफिशियंसी 30 मिनट आगे पीछे भी होता है, तो भी कितने घंटे की स्टडी होनी चाहिए? अब डिसाइड कर लो, 7 घंटे पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही? ये देख ले, है ना। इससे अच्छा एनालिसिस मैं नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, 15 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। समझना है तो समझ ले। अब एक और बात, बच्चे मैं गारंटी देता हूं 580 मार्क्स अगर लाना है तो केमिस्ट्री का 12 चैप्टर काफी होगा, इसके 12 चैप्टर काफी होंगे, और इसके भी 12 चैप्टर काफी होंगे। मैं यहां तक बोल रहा हूं, अरे बोल रहा हूं ना, मान ले नहीं करने इतने चैप्टर्स, ये उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, किसी तरह सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है। मैं बताऊं, एक चीज बताऊं, मेजर पोर्शन 12th का फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर कर लिया, 7 क्वेश्चन हो गए, हो गए। अरे यस नो, मैं इसमें बता देता हूं कैसे। 12th का फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर हुए, अरे बात कर, इधर देख, 7 क्वेश्चन हो गए। ओके, इधर इधर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, 7 क्वेश्चन कम से कम। इधर 3 चैप्टर ना, क्वेश्चन कितने बच्चे? 7 to 8। ये 2 चैप्टर, पता है क्वेश्चन कितने? 7 to 8। यहां भी सिर्फ 2 चैप्टर बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब इंक्लूड हो जाता है, बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चंस का नंबर बोला था आपको, 1500 के आसपास, ठीक है। उसके बाद देख, ये पार्ट समझ में आया। 11th में मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कम से कम 4 क्वेश्चन, समझ गए? कितने हो गए चैप्टर, काउंट कर, कितने चैप्टर हो गए? 7 हो गए, हो गए।
अगर तू थर्मोडायनेमिक्स केमिकल आयनिक मान ले, तुम्हारे लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट जाता है, उसको होल्ड पे रखते हैं, ऐसा करना चाहिए चैप्टर, लेकिन उन दोनों में एक एक क्वेश्चन आएंगे या दो दो आएंगे, हार्डली एक एक या दो दो, एक ही आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, कभी कभी दो आते हैं और इजी वाले क्वेश्चन आते हैं, आयनिक से भी एक ही आते हैं, है ना। कंप्लीट जीओसी 1 एंड जीओसी 2 जैसा मैं पढ़ाऊंगा, इससे कम से कम 8 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं, 8 मैं बोल रहा हूं, 12 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं, मैं बोल रहा हूं 12 क्वेश्चन की गारंटी मैं यहां से लेता हूं। जीओसी 1 जैसा मैं पढ़ाता हूं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें पूरे ऑर्गेनिक ही पढ़ा देते हैं, पूरा चैप्टर सब आ जाता है लगभग में, है ना। कितने चैप्टर हो गए अभी, 2 और चैप्टर ऐड हो गए, कितने हो गए, 9 चैप्टर। क्वेश्चन काउंट कर कितने हुए अभी तक, इसीलिए 12 लिखा ना उधर, 12 क्वेश्चंस लिखे हैं। ऑर्गेनिक में अगर 15-16 क्वेश्चन आएंगे तो 12 तो यही लिख दिया मैंने। तू मुझे बता कितने क्वेश्चन काउंट कर, 14 या फिर 20, 32 हो गए यहीं पर, हो गए। अरे ऐसा नो, चैप्टर हमने अभी 9 ही रखे हैं बच्चे, मैंने 12 चैप्टर का बात किया था, चैप्टर 9 ही रखे हैं अभी तक। मैं ईमानदारी से बोलूं, तुम्हें जो अभी पीडीएफ भेजा है, कुछ लोग अगर उसको नहीं भी करते हैं ना, इधर फोकस करते हैं ना, तो भी 150 तक मार्क्स आएंगे। अभी 3 चैप्टर और अपने हिसाब से डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उसमें ऐड कर दो, बहुत इजी वाले चैप्टर ऐड कर दो, देखो आ जाएंगे 150 तक। कहने को बच्चे, कुछ लोग ना इतना मैच्योरिटी लेवल लेके चलते हैं ना कि 150 डेज एकदम ऐसी पढ़ाई करते हैं, टू दी प्रिसाइज, एकदम फोकस्ड, और फिर आ जाता है रैंक। इधर उधर हिलते नहीं दिमाग, नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं, अरे ये करना है बस, स्कोरिंग है, करते हैं। सो यू डिसाइड, 150 दिन बचे हैं, एंड दिस इज एकदम रॉ एनालिसिस, कर सको तो करके दिखाओ, ठीक है। मोबाइल सबमिट, एनी हाउ सब लोग मोबाइल टैब सब सबमिट कर, कोई भी यहां से डीपीपी वर्कशीट जाए बिना प्रिंट का नहीं पढ़ना है। सोशल मीडिया डिलीट कर, डीएक्टिवेट कर, खुद जाके फोन सबमिट कर। ये एनी हाउ तुम्हारा मोटिवेशन इधर का उधर हमें नहीं चाहिए, ये करके दिखा बस, पढ़ डेली इतना, डेली ये कर, देख कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, समझ रहा है। अब लोगों का स्टडी टाइम है 3 घंटे 4 घंटे, रिक्वायरमेंट है 7 घंटे की, तो जो ये करके दिखाएगा उनका सिलेक्शन होगा, बस सीधा बता दें। और जिनका नहीं कर पा रहे वो अपसेट होने का जरूरत नहीं है, कुछ लाइफ में बहुत बड़ा होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, होगा उसके हिसाब से प्लान, है ना। चलो ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं अब आगे। हमने कल हेडिंग क्या दिया था, ध्यान रखना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंक्लूडेड है वो ये है कि क्लास एब्सेंट बिना किए अच्छे से नोट्स बनाइए, जो रिमेनिंग पोर्शन है ना। जीओसी 1 जीओसी 2 12-15 क्वेश्चन का वेटेज है, और पता चला तुम्हारा नोट्स ही नहीं है तैयार। कल मैंने कुछ लोगों को देखा, पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा लेक्चर 1 क्या है, लेक्चर 2 क्या है, जबकि हर दिन बोलते हैं ये लेक्चर नंबर 2, फिर लिखो, क्या ही नोट्स बना रहे हैं फिर। ये 13 घंटे के पढ़ाई में 6 घंटे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स बनाना है, क्लास को फोकस वे में सुनना है, वो भी इंक्लूडेड है। क्लास सिर्फ आना नहीं है ना, सिर्फ क्लास नहीं आना है। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सच बोल रहा हूं, कुछ लोग डर रहे हैं ना बच्चे, 12 चैप्टर केमिस्ट्री का, 150 मार्क्स तुम्हारे, बस उसका पीवाईक्यू और सारा क्वेश्चन आज तक जो किया है उसको कर अच्छे से, है ना। देखो, अगर तुम बोलोगे कि इससे भी ज्यादा शॉर्टकट कुछ होता तो मैं दे देता, लेकिन है नहीं। जिनके पास ये मैच्योरिटी है ना, वो ये बात समझ लें, इंडिया लेवल पे बच्चे फाइट कर रहे हैं, महाराष्ट्र लेवल पे फाइट कर रहे हैं, इट इज नॉट ए जोक। लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दे रहे हैं, 5 बार रिवाइज कर ले रहे हैं, तुमको उनके साथ फाइट करना है, और तुम ऐसे सोच रहे हो कि नहीं ठीक है सर कुछ शॉर्टकट बता दीजिए ना हो जाएगा। अरे नहीं है,
कोई ऐसा कंपटीशन थोड़ी है कि मतलब शॉर्टकट वाली बातें हैं। एक थ्योरी है, लोग उसके एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके जाते हैं, तो सीट उनको मिलेगा ना। लेकिन फिर भी रेस में अगर 12 चैप्टर अच्छे से कर लिया तो तुम रेस में बने हुए हो, एक सीट मिलेगा। ठीक है, ओके। एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी, मैंने कल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिया था, आप लोगों को याद है? पक्का? देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, सब लोग ध्यान देना। अगर मान लो एक कंटेनर में ए एंड बी, ए है बस, और थोड़ी देर के बाद यहां पर ए बी सी तीनों आ जाता है। मान लेते हैं ए मोल लिया है मैंने इसके, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, ए मोल लिया है, फोकस। इनिशियल प्रेशर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम वी ही है, टेम्परेचर टी है। अब पी टोटल इक्विलिब्रियम पर दिया हुआ है पी, फोकस। एक ही क्वेश्चन से एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, कितना वेरिएशन हो सकता है, सब बता रहा हूं। फिर 3-4 प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बोल रहा है कि रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, 3A gives B plus 2C। अब बताओ पहला तरीका क्या है लिखने का, फर्स्ट मेथड। सबसे पहले A दिया हुआ है 0 लिख दें, और एट इक्विलिब्रियम क्या लिखना चाहिए हमें, A माइनस एक्स, इसको x/3 और इसको 2x/3, क्या इतना आता है सबको? 11 वाले बच्चों को इसको समझाने में बहुत टाइम जाता है मेरे को, पता नहीं क्यों, कि ये कैसे हो गया। अभी आप लोग भी उस लेवल पे हो तो बोलो, मैं समझा सकता हूँ। उनको समझा दिया तो आपको भी समझा देंगे सब लोग। इसका 3 से 1 बनता है तो इसका x गया है ना a का, यूनिटरी मेथड है, सिंपल। ओके, मान लो दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम DOD ऑफ a अल्फा गिवन है, मान लो ये भी गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो देखो सेकंड मेथड क्या होगा इसको लिखने का, 3-4 मेथड समझना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाई इनिशियल। तो सेकंड मेथड देखो क्या है, सेकंड मेथड, ये a 0 कर दो, a माइनस एक्स लिखा है ना, इसके जगह पे x की जगह पे वैल्यू क्या रखोगे, a अल्फा। यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ x की जगह पे वैल्यू रख दो बस, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि x इक्वल टू कितना है, a अल्फा। ये सेकंड मेथड हो गया लिखने का, अगर मोल से स्टार्ट करना पड़ा तब। और अगर मोल से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट इक्विलिब्रियम, ए माइनस ए अल्फा बाई वी, ए अल्फा बाई 3 बाई वी, क्योंकि ये तीनों कितने कितने मोल्स हैं इसके बताओ, ए माइनस ए अल्फा है, इसको N1 मान लेते हैं, एक्टिव मास बताया था कभी काइनेटिक्स में, मोल्स दिया हुआ है ना, ए अल्फा बाई 3 2A अल्फा बाई, मोल्स दिया हुआ है ना, बोलो, गुड टू गो। इसको मान लेते हैं N2, इसको N3, समझ में आ रहा है। तो सबके अगर मोल्स अल्फा के टर्म्स में है तो जो मोल्स को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से डिवाइड कर दोगे, सो यू विल गेट कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी आ जाएगा मोलैरिटी। नाउ हमें इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर निकालना है ना, ये क्या था, मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम। हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। क्या लिख दें, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देखो पार्शियल प्रेशर के लिए डाल्टन्स लॉ लगानी पड़ेगी, मैंने कुछ दिन पहले कराया था क्वेश्चन डाल्टन्स लॉ पे, किसी को याद है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ O2 and N2 आर टेकन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, जो 8/15 बोल रहे थे, 8/3 बोल रहे थे, लेकिन आंसर 8/15 था, फ्रैक्शन पूछा था। डाल्टन्स लॉ बोलता है, देखो फिर से बता देता हूँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, अगर कंटेनर में ए और बी सी तीनों गैस है तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी टोटल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी टोटल, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पी टोटल, ऐसे। और एट द सेम टाइम पी टोटल किसके बराबर होता है,
सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, है ना, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, यही तो है। तो बताओ इन तीनों का मोल कितना है, एन टोटल कितना लग रहा है यहाँ पे, N1 प्लस N2 प्लस N3 कितना हो जाएगा, सोच के देखो। A माइनस ए अल्फा कितना हो जाएगा जी, कितना होगा तीनों का समेशन, जल्दी बोल। ए होगा पक्का, तो इतना टाइम लग रहा है लोगों को। ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 3 प्लस 2 अल्फा बाई 3, ए आएगा। टोटल मोल्स कितने आएंगे, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स वही है जो इनिशियल है। तो टोटल मोल्स अगर पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट गैस बाय ए। मैंने क्या लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस कैसे लिखेंगे, N1 बाय N टोटल। N1 कितना है, A माइनस ए अल्फा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस N1 बाय N टोटल इनटू क्या, P टोटल, देखो उधर लिखा है, मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल इज द पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली A अल्फा बाई 3 बाई A इनटू P, बोलो ये क्या है, ये A अल्फा बाई 3 बाई A क्या है, वो नंबर N2 बाई N टोटल है, N2 बाई N टोटल। यहाँ पे 2A अल्फा बाई 3 बाई A इंटू P क्या मिल गया हमें, तीनों का पार्शियल प्रेशर मिल गया जी, बढ़िया। अब काम आसान हो गया, गिवन रिएक्शन के लिए केसी क्या लिखोगे, बी का एक्टिव मास सी का एक्टिव मास का स्क्वायर बाई ए का एक्टिव मास का क्यूब। वैल्यू पुट करो, सबका मोलैरिटी ग्रीन वाले से है, कितना लिख दोगे, ए अल्फा बाई 3 बाई वी इंटू 2A अल्फा बाई 3 बाई वी का स्क्वायर, बोलो डिवाइड बाई ए माइनस ए अल्फा बाई वी का क्यूब। मुझे लगता है अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ए और ए का स्क्वायर, ए क्यूब बाहर है और नीचे भी ए क्यूब बाहर है, ये सुनो, ए क्यूब कॉमन हो जाएगा, वी और वी स्क्वायर और यहाँ पे वी क्यूब है, वी भी कैंसिल हो जाएगा। अरे ये सुनो, तो ऊपर देखो क्या बचने वाला है, अल्फा बाई 3 इंटू 2 बाई 3 अल्फा का स्क्वायर, 2 बाई 3 वी कैंसिल हो गया ना, नीचे 1 माइनस अल्फा का क्यूब। अब 3 नीचे ले लो, आ जाएगा एक्सप्रेशन, कितना लिख दोगे, 4 बाई 27, नहीं 4 बाई 27 अल्फा क्यूब 1 माइनस अल्फा का क्यूब, गुड टू गो। ये केसी का एक्सप्रेशन आ गया। फ्यूचर में ये काम करना आसान क्यों है, क्योंकि वहां पे मोल्स गिवन होगा, इतना वेरिएबल कैरी नहीं करना पड़ेगा, वहां डायरेक्ट सॉल्व करके 3 2 5 ऐसे आ जाएगा, इतना वेरिएबल थोड़ी कैरी करना पड़ेगा, बार बार वैल्यूज आते रहेंगे क्या। अच्छा, अच्छी बात क्या है, अगर ये गैसियस रिएक्शन है बच्चे तो डेल एन जी 0 है, तो मैं केपी निकाल नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं, डेल एन जी 0 है ना। ऐसे अगर तुम चाहो तो चलो केपी निकाल भी लो, है ना, इधर लिख देता हूं, यहां पर केपी कैसे निकलेगा देखो, केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का क्यूब होगा, बोलो। यहाँ थोड़ा सॉल्व करना, तो आ क्या रहा है एक्चुअल में, ए तो कैंसिल हो रहा है ना, 1 माइनस अल्फा इंटू पी आ रहा है, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1 माइनस अल्फा इंटू पी, यहाँ कितना आएगा, ए कैंसिल है, अल्फा बाई 3 इंटू पी, यहाँ कितना आएगा, 2 अल्फा बाई 3 इंटू पी। तो देखो सबका पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर के टर्म्स में पता है, ध्यान रखना, यहाँ पी इक्विलिब्रियम प्रेशर है, तो सभी का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर के टर्म्स में पता है, पुट कर दे। बी का पार्शियल प्रेशर आया अल्फा बाई 3 इंटू पी, सी का पार्शियल प्रेशर आया 2 अल्फा बाई 3 इंटू पी का स्क्वायर, बोलो, और ए का पार्शियल प्रेशर है 1 माइनस अल्फा इंटू पी का क्यूब। पता है मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि पी इक्वल टू के सी, लेकिन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि देखो 4/3 यहाँ भी आएगा, 4/27, देखो तो पी क्यूब कैंसिल, पी और पी स्क्वायर और नीचे पी क्यूब है, कैंसिल ना, मतलब
केपी का एक्सप्रेशन टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है? अरे यस नो। केसी का भी एक्सप्रेशन इनिशियल मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। केसी और केपी का एक्सप्रेशन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। केपी और केसी का एक्सप्रेशन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पे। इस पर्टिकुलर केस में हर बार ऐसा नहीं होगा, रिएक्शन चेंज होगा तो केपी और केसी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज इक्विलिब्रियम प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। अल्फा पे तो हमेशा डिपेंड करेगा। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें डेल एन जी 0 है, इसीलिए फाइनल केपी और केसी में वॉल्यूम या प्रेशर नहीं आया। वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, इधर देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, और यहां भी प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या हो गया। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है बच्चे? 4 अल्फा क्यूब बाई 27 1 माइनस अल्फा क्यूब हो गया आंसर। एक रैंडम इक्वेशन, रैंडम डेटा, आंसर। अभी इसी तरह का 5-6 प्रैक्टिस करना सीखना पड़ेगा, है ना। कल देख रहे थे, कल 1-2 डाउट जैसे पूछा था, अभी ध्यान देना वो सब डाउट अब बनना शुरू हो जाएगा। 2-3 एक्सप्रेशन तो रट्टा मारना पड़ता है हमें यहाँ पे। बड़ा इजी एक्सप्रेशन है, ए गिव्स टू बी का एक्सप्रेशन और ए गिव्स बी प्लस सी का एक्सप्रेशन, वो रटेंगे अभी। चलो इसको लिखो जल्दी से। अच्छा वही बातें रिकॉर्ड नहीं हुई। देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन, N2O4 A मोल, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T एंड DOD अल्फा। इक्विलिब्रियम पर यहाँ पे N2O4 और NO2 दोनों हैं, वॉल्यूम अभी भी V है, टेम्परेचर T है, P टोटल इक्विलिब्रियम P है। फाइंड KP एंड KC, KP एंड KC। जनरली इसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है गिवन पैरामीटर्स के टर्म्स में। मतलब फाइनल एक्सप्रेशन में क्या क्या रह सकता है मैं बताता हूँ। वॉल्यूम हो सकता है, मोल हो सकते हैं, अल्फा हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है। ये पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है। ए मोल ऑफ N2O4 इज टेकन, है ना, इनिशियली इन द क्लोज कंटेनर, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T एट टेम्परेचर T, एट इक्विलिब्रियम DOD ऑफ, है ना, N2O4 is alpha, at equilibrium N2O4 and NO2 both are present, find expression for Kp and Kc such that equilibrium pressure is P। दोनों का कंबाइंड प्रेशर P है। मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि टाइम का कमी है मेरे पास भी। देखिए थोड़ा फास्ट लिखिएगा, अलग से लिखने का टाइम नहीं दूंगा। एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स 2x, सेकेंड, ये तो फर्स्ट है, सेकेंड चाहो तो A0, यहाँ पे हम चाहें तो अल्फा x बाई ए रख सकते हैं, तो x इक्वल टू ए अल्फा रख सकते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम सेकेंड तरीका क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ए माइनस ए अल्फा टू ए अल्फा। समझ गए, x की जगह पे ए अल्फा रख दिया। नाउ व्हाट इज एक्टिव मास, ए माइनस ए अल्फा बाई वी टू ए अल्फा बाई वी, दीज आर द मोल्स ना। इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल्स हैं, ए माइनस ए अल्फा, दिस इज N1, और इसके मोल्स हैं 2a अल्फा दैट इज N2। N टोटल कितना है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, दिस प्लस दिस, a प्लस ए अल्फा, N टोटल भी निकल गया बच्चे। अब हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए इक्विलिब्रियम पे, a माइनस ए अल्फा, a प्लस ए अल्फा, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय p टोटल इनटू p। देखो तो पार्शियल प्रेशर सही लिखा है क्या हमने, मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस बाय टोटल मोल्स इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर। यहाँ लिखा भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू p टोटल। यहाँ पे हो जाएगा 2a अल्फा a प्लस ए अल्फा इंटू पी। ठीक है,
यहां तक समझ गए? अब तो रेस्ट हिस्ट्री है, जल्दी लिखो जल्दी से, केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिख दो। जल्दी। पहले केसी लिख लेते हैं। NO2 का मोलारिटी का स्क्वायर बाय N2O4। NO2 का मोलारिटी है 2A अल्फा बाय V का स्क्वायर, और N2O4 का मोलारिटी है A माइनस A अल्फा बाय V का, बस कितने। इधर एक बार देख लीजिए, ये सॉल्विंग थोड़ा समझ में आना चाहिए। ऊपर V स्क्वायर है यहाँ डिनोमिनेटर में, और यहाँ डिनोमिनेटर में V है, तो एक भी बचेगा। इधर से A बाहर आएगा, ऊपर से A स्क्वायर बाहर आएगा, तो ऊपर बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर A ऊपर बच जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर A ऊपर बच जाएगा। एक भी नीचे आएगा, नीचे A माइनस अल्फा होगा, इंटू V होगा। बोलो सही लिखा है क्या हमने? अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन V पे डिपेंड कर रहा है, मैं टाइम दूंगा लिखने का। यहाँ देखो जल्दी से, यहाँ पे एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? V पे डिपेंड कर रहा है। अगर अल्फा को 1 से बहुत छोटा मान ले तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर A बाई V। कभी कभी आपको कुछ एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा बहुत ही छोटा है, तो फाइनल एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आ गया एक्सप्रेशन, यहाँ से दिख रहा होगा, है ना? देखो यहाँ तक समझ गए? अब मैं एक्सप्रेशन Kp का कर रहा हूँ। Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। हाँ, इधर इधर ध्यान दीजिए। पार्शियल प्रेशर कितना है N2O4 का? 2A अल्फा डिवाइड बाई A प्लस A अल्फा इंटू P का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर कितना दिख रहा है? A माइनस A अल्फा A प्लस A अल्फा इंटू P। बोलो, थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दीजिए, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो Kp इज इक्वल टू, पहले तो देखो यहाँ से A ऊपर से और नीचे से A कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी A और यहाँ A कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 अल्फा इंटू पी का स्क्वायर। क्या लिख दे? 2 अल्फा पी। नीचे बचेगा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, राइट? और नीचे 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ए तो कैंसिल हो रहा है थ्रू आउट। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर है, तो ऊपर से 1 प्लस अल्फा नीचे आ जाएगा और ये वाला कैंसिल होगा। आ रहा है इतना मैथ्स? तो यहाँ सॉल्व करके देखो, आएगा 4 अल्फा स्क्वायर पी, नीचे 1 माइनस अल्फा भी रहेगा और 1 प्लस अल्फा ऊपर से आया है। सो फाइनल एक्सप्रेशन जो आ गया Kp का 4 अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। दिस कैन बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब जो कल वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ये वाला रिजल्ट यूज करके बन सकता है ना? अभी बताता हूँ, क्वेश्चन एक था वो बताता हूँ। अभी 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे सेम एक्सप्रेशन पे, 2 क्वेश्चन कम से कम करते हैं, है ना? लिखिए जल्दी लिखिए। 1 मतलब अल्फा बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में। अच्छा ठीक है, हाँ माई मिस्टेक, ऐसे लिख दें? अब सही है? ठीक। ओके, अपना तो काम है हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना। हाँ
क्या जी? नाउ देखो तो क्वेश्चन करे क्या, एक इसी एक्सप्रेशन पे एक काम करते हैं, एक एक्सप्रेशन और डिराइव कर लेते हैं, इसी रिदम में रहेंगे, ठीक है? गो विथ फ्लो, ओके? चलो, पीसीएल 5 है, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी, ए मोल, बातें नहीं। डीओडी ऑफ पीसीएल 5 अल्फा है एट इक्विलिब्रियम कंटेनर में, पीसीएल 5 पीसीएल 3 सीएल2 है। अगेन वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी, पी टोटल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है पी, फाइंड केपी एंड केसी। चलो, ये वाला फ्लो मैं नहीं लिख रहा, यू गो विथ फ्लो। चलो जल्दी लिखो, क्विक क्विक क्विक। 1 मिनट में एक्सप्रेशन तैयार होना चाहिए कॉपी में। चलो एक्टिव। अरे कैसे लिखना है बता दिया ना, अल्फा के टर्म्स में लिख डायरेक्ट, ए माइनस एक्स मत लिख, डायरेक्ट अल्फा के टर्म्स में लिख। हाँ देख लो, डेरिवेशन किया हुआ है फिर भी लोग पेन नहीं चला, पता क्या हो गया है लोगों को। तू टैब लेके बैठा है जी क्लास में, हीरो है तू, अलग प्रेफरेंस। रुक तेरा हीरोगिरी निकाल रहा हूँ। तैयार हुआ इसका एवरीवन? देखो लोग जो है ना, पता नहीं भरोसा ही नहीं कर रहे खुद पे कि ये पीसीएल 5 लिखने में कितना टाइम जाएगा जी। देखो लिख दिया इक्वेशन, अब बताओ t इक्वल टू 0 पे क्या है, a है 0 0 एट इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हें आदत है a माइनस एक्स लिखने का तो चलो एक्स एक्स लिख दें क्या? तो कितना आसान है लिखना ये सब। कितना अल्फा इक्वल टू कितना, एक्स बाई ए, एक्स इक्वल टू ए अल्फा, यहीं पे पुट कर दे। चल कितना लिख देगा, ए माइनस ए अल्फा राइट। इसकी मोल्स कितनी है इक्विलिब्रियम पे, ए माइनस ए अल्फा, दैट इज n1, दिस इज ए अल्फा, n2, दिस इज ए अल्फा अगेन, n3। बताओगे n टोटल कितना है, तीनों इक्विलिब्रियम पे तीनों गैस मिलाकर कितना है, a प्लस ए अल्फा। वेरी गुड। नाउ व्हाट विल बी द एक्टिव मास, a minus a alpha by v, a alpha by v, a alpha by v, these are the active mass. What will be the partial pressure of each components, number of mole of first gas by total mole, a minus a alpha, a plus a alpha into p, this is the partial pressure of first gas. यहाँ पे a कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, a कॉमन लेके कैंसिल कर दो, पार्शियल प्रेशर फर्स्ट गैस इज 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इनटू p। इसका मोल कितना, ए अल्फा बाय टोटल मोल ए प्लस ए अल्फा into p, this comes out to be a alpha 1 plus alpha into p, and this comes out to be so same, a alpha a plus a alpha into p, that is alpha 1 plus alpha into p. These are the partial pressure of each components. Now kc क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, kc का एक्सप्रेशन, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन। कंप्लीट साइलेंस। कितना आ जाएगा, ए अल्फा बाई वी इंटू ए अल्फा बाई वी, ए माइनस ए अल्फा बाई वी। क्या ही है इसको लिखने में, मुझे क्या मतलब, कुछ है क्या ये? कितना हो गया, ए कैंसिल, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 बाई वी ना। अच्छा ये एक्सप्रेशन ए से इंडिपेंडेंट निकला, देखो इससे पहले वाला एक्सप्रेशन ए पे भी डिपेंड कर रहा था, यस नो, कि वहां ए कैंसिल हुआ था, हो गया था N2O4। अच्छा सॉरी, अब सही है, माय मिस्टेक। केपी शायद इंडिपेंडेंट आएगा, आ रहा है क्या केपी?
साइलेंस साइलेंस। अरे एक तो खुद से सॉल्व किया नहीं, मैं कर रहा हूं तो बातें कर रहा है। प्रेशर ऑफ PCl3 into pressure of Cl2 by pressure of PCl5। अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी पहला, दूसरा अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी दूसरा गैस का पार्शियल प्रेशर, एंड टोटल प्रेशर इज सॉरी PCl5 का प्रेशर 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अब देखो तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, वेरी गुड। नीचे एक्चुअल में आएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। डन। क्या मैं टाइम दूं लिखने का? अरे नोट्स बन रहा है, नोट्स बनाओ। ओके आगे बढ़े। नाउ सी, अगर एक्सप्रेशन ए गैस गिव्स टू बी गैस है तो इसका केपी का एक्सप्रेशन 4 अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको एज इट इज रखना है। बस मीनिंग यहाँ पे क्या है, अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए है, एंड इस एक्सप्रेशन में पी इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस मिक्सचर। ये जो पी है ना वो इक्विलिब्रियम प्रेशर है ए एंड बी का कंबाइंड एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मीनिंग क्या है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम एंड पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ ए एंड बी रिएक्शन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एंड अगर ए गिव्स बी प्लस सी ऐसा इक्वेशन है, सारे गैस ही है यहाँ पे, तो इसका केपी का एक्सप्रेशन है अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको एज इट इज याद करना है। ठीक है। For N2O4 gives 2NO2 at constant temperature if equilibrium pressure, equilibrium total pressure, बातें नहीं, increases, then Kp increases, Kp and alpha both increases, Kp decreases and alpha decreases, Kp remains same but alpha decreases, Kp बातें नहीं, for this reaction at constant temperature of equilibrium pressure,
but alpha increases given kp 4 alpha square p 1 minus alpha square। आंसर जिसको आएगा रेज योर हैंड, है ना। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूं। N2O4 गैस गिव्स 2 of NO2। बोलना नहीं है आंसर, हाथ उठाना है बस। लेट एवरीबॉडी थिंक। N2O4 gives twice of NO2 at constant temperature if pressure equilibrium pressure increases, then इनमें से ऑप्शन चूज करना है। ऑल्सो इसके लिए एक्सप्रेशन गिवन है केपी का। ऐसे ये कैसे आया था मैंने डिराइव भी कर दिया अभी। ये कैसे आया था मैंने डिराइव कर दिया, लिखा भी है। N2O4 gives twice of NO2 एंड इस रिएक्शन के लिए ये केपी का एक्सप्रेशन है, where alpha is the DOD of N2O4 and P is the equilibrium pressure of this reaction mixture. Now question is, at constant temperature if pressure total pressure increases, then according to this expression बताओ P बढ़ रहा है तो पहला ऑप्शन P बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो केपी बढ़ेगा और अल्फा भी बढ़ेगा, ऐसा है। केपी बढ़ेगा अल्फा घटेगा। तीसरा है केपी रिमेन सेम बट अल्फा घटेगा। चौथा है केपी रिमेन सेम बट अल्फा बढ़ेगा। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। सब लोग सोचिए, फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन। ये रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन ये है। केपी में केपी 4 अल्फा स्क्वायर पी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, वेयर अल्फा इज द डीओडी ऑफ N2O4, पी इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ा दिया। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ा दिया तो केपी बढ़ेगा अल्फा भी बढ़ेगा। मैथ्स लगाओ यहाँ पे। केपी घटेगा और अल्फा भी घटेगा। ध्यान रखना ये बढ़ रहा है, इस एक्सप्रेशन में ये बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है, तो पी बढ़ने से अल्फा पे क्या असर होगा और इस पे क्या असर होगा वही डिसाइड करना है। पी बढ़ने से अल्फा पे क्या असर होगा और हाँ संकेत बताओ। नहीं ध्यान भी नहीं लगा रहा, ठीक है बताओ कौन सा। थर्ड ऑप्शन। हाँ श्रीधर। अंशिका बोलो। इधर कोई। तुषार तुम देखो, मैंने क्लास में ये लाइन बोला था कि अगर ये कंसेप्ट भूल गया तो मेरा नाम नहीं लेना, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया है। क्या कंसेप्ट था वो? यहीं पे मेंशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे केपी का भी चेंज होगा क्या? नहीं ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो कोई चांस ही नहीं है। अब समझना, इसको कांस्टेंट रहना है क्योंकि हम टेम्परेचर तो वैरी नहीं कर रहे हैं कि केपी वैरी हो जाए। केपी तो वैरी हो ही नहीं सकता, लेकिन तुमने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रेशर जैसे ही बढ़ाओगे यहां पर ये सिस्टम इसको बैलेंस करेगा, मतलब अल्फा को बदलेगा जरूर। अदरवाइज ये प्रेशर बढ़ रहा है और अल्फा पे कोई असर नहीं हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना ओवरऑल, तो केपी भी बढ़ जाएगा। जबकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चल लेगा लेकिन कभी केपी को बदलने नहीं देगा। तो अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो डेफिनेटली अल्फा कम हो जाएगा। मतलब समझ लो कि अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर 5 atm है उस समय इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 25%। न्यू कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर 2 atm है तब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगा। अगर न्यू कंडीशन में इक्विलिब्रियम प्रेशर 10 atm है तो इसका अल्फा कम हो जाएगा। लेकिन ये पूरा चेंजेस, ये पूरा सॉल्व करके फिर से क्या आने वाला है? तुमने पी को पी डैश लिख दिया बच्चे, तो अल्फा को अल्फा डैश लिखना पड़ेगा सच दैट ये सॉल्व करके कुछ ना बदले। हाँ, तो पी बढ़ रहा है तो ये घटेगा, पी घटेगा तो अल्फा बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। अगर मैं यहां पे लिख देता ना कि एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं यहां लिख देता, सब लोग ध्यान दीजिए, एट इक्विलिब्रियम पी डिक्रीजेस
तो बोलते हैं अल्फा बढ़ेगा, लेकिन केपी में चेंजेस नहीं है, केपी में चेंजेस नहीं है। समझ पा रहे हो? बोलिए, पक्की बात? तो क्या आंसर होगा? सबसे पहला बात, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी करेगा क्या? नहीं, तो ये दो ऑप्शन हटा दो। अब कैसे पता चला कि अल्फा घटेगा या बढ़ेगा? तो इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, नो डाउट, क्योंकि हमें इसका पूरा वैल्यू सेम चाहिए हमेशा, सॉल्व करके कट कुटा के सेम आना चाहिए हमेशा। अरे समझ रहा है? ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, सच दैट फिर से सेम आएगा। आया समझ में? चलो इसी पे एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिखाओ, कौन सा क्वेश्चन था बच्चे पूछ रहे थे जो? उसका आंसर बाद में आ गया था क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इसी पे है, एक्सरसाइज पेज नंबर 18 का है, पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 14। बातें नहीं, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि टोटल प्रेशर P1 एंड P2 एट, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है, एक कंटेनर है बच्चे, और उसमें N2O4 है, NO2 भी है, और इसका P टोटल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है P1, और इसका अल्फा दिया हुआ है 33% परसेंटेज अल्फा। दूसरा कंटेनर है, उसमें भी N2O4 NO2 इक्विलिब्रियम पे है, इसका P टोटल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है P2, एंड इसका अल्फा दिया हुआ है 50%। बोल रहा है दोनों कंटेनर में जो टोटल प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम, उसका रेशियो बताइए। क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार, द रेशियो P1 एंड P2। देखो इस तरह के क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको पता है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, अदरवाइज 1 मिनट में तो नहीं बनना है, इट विल टेक टाइम। तुरंत इस प्रेशर पे, इस अल्फा पे केपी लिखना पड़ेगा। केपी कितना लिख देंगे? अच्छा, दोनों रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर में कोई कमेंट नहीं, सेम इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, है ना? तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? अल्फा 1 4 अल्फा 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ रिएक्शन क्या है, A gives to B, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा जब डीओडी और इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया होता है। तो 4 अल्फा 1 P1 बाई 1 माइनस अल्फा 1, और यहाँ पे केपी क्या लिखेंगे? 4 अल्फा 2 स्क्वायर P2 1 माइनस अल्फा 2। अच्छा, आपको पता है कि सेम N2O4 दोनों जगह पे इक्विलिब्रियम पे है, दोनों लैब की टेम्परेचर सेम है, तो दोनों लैब में जो केपी आएगा वो देख रहे हो ना, ये दोनों आपस में मैनेज करेगा बच्चे, लेकिन केपी को बदलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दोनों लैब की टेम्परेचर क्या है, सेम है। समझे? तो अब तुरंत रेशियो निकालो, कितना मिलेगा बताओ, इन दोनों को इक्वेट कर दो। 4 अल्फा 1 स्क्वायर P1 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा 2 स्क्वायर P2 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। तो 4 4 कैंसिल हो गया, P1 बाई P2 क्या मिलेगा? P1 बाई P2 मिलेगा अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। इसको इधर भेजो, अल्फा 1 को इधर भेजो, अब वैल्यू पुट कर दो। अल्फा 1 अल्फा 2 50% मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 33% मतलब 1/3, राइट? बोलो, इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा 9/4, और इधर आ गया तुम्हारा 8/9, 8/9 डिवाइड बाई 3/4, राइट? बोलिए, तो 9/4 इंटू 8/3 इंटू 4/9, 8/3। क्या है आंसर? 8/3। बढ़िया, क्वेश्चन समझे?
तुम्हें लगता है जो अभी एक्सप्रेशन हमने किया, अगर वो नहीं आता है तो क्वेश्चन बनेगा? कोई चांस नहीं है, मैं बताऊं। एक और क्वेश्चन इसी में जेई मेंस में था, यहाँ पे मॉड्यूल में नहीं दिख रहा है। जेई मेंस का है क्या किसी के पास पी बाई क्यू राइट नाउ? बहुत पहले आया हुआ सवाल है, मैं चाहता हूँ उसको डिस्कस कर देना। लिखिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 and Kp2 for the reaction. Equilibrium constant Kp1 and Kp2 for the reaction X gives 2y, इसका Kp1 गिवन है, एंड Z गिव P प्लस Q, गैसियस रिएक्शन है, इसका Kp2 गिवन है, रिस्पेक्टिवली आर इन रेशियो 1:9। ये दो रिएक्शन है अलग अलग, Kp1 और Kp2 का रेशियो 1:9 गिवन है। The equilibrium constants Kp1 and Kp2 for the reactions X gives 2y and Z give P plus Q respectively are in the ratio 1:9. If degree of dissociation of X and Z are equal, if DOD of X and Z are alpha, दोनों का सेम अल्फा मान लो, find the ratio of total equilibrium pressures of these equilibrium systems. Find the ratio of total equilibrium pressures. Find the ratio of total equilibrium pressure of these equilibria. Find the ratio of total equilibrium pressures of these equilibriums. देखो, पहला जो है ना कंटेनर, पहला इक्विलिब्रियम पहला कंटेनर में है एक्स एंड वाई, इसकी प्रेशर P1 मान लो इक्विलिब्रियम, P टोटल, एंड दूसरा अलग कंटेनर में है ZPQ, उसकी इक्विलिब्रियम प्रेशर P2 मान लो। तो तुम्हारा क्वेश्चन है P1 बाई P2 निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पहले AI होता था उसमें आया हुआ सवाल है, अभी नीट का तो लेवल है कम से कम। दो अलग अलग कंटेनर में इक्विलिब्रियम पर आ चुका है सिस्टम। पहले कंटेनर में x एंड y है, बैलेंसिंग x गिव्स टू y है। दूसरे कंटेनर में ZPQ है, बैलेंसिंग में Z गिव्स P प्लस Q है। दोनों अलग अलग कंटेनर में इक्विलिब्रियम प्रेशर P1 एंड P2 है। दोनों ही रिएक्शन का Kp का एक्सप्रेशन का रेशियो, Kp का रेशियो 1:9 है। दोनों ही कंटेनर में जो रिएक्टेंट है उसकी अल्फा सेम है। मैं बताऊं, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी जो लिखा है अगर वो याद है तो तुरंत बन जाएगा सवाल। देखिए, आया किसी का आंसर? 1/36। देखो कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। इसके लिए पता है क्या एक्सप्रेशन है Kp1 का? 4 अल्फा 1 स्क्वायर P1 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर, अभी जस्ट डिराइव किया था। और A गिव्स B प्लस C है, तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है Kp2 का?
अल्फा टू स्क्वायर पी टू। देखो सेकेंड रिएक्शन उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ और होगी, उसकी प्रेशर कुछ और होगी, तो अलग अलग लेते थे। फर्स्ट वाले का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वन माना, और फर्स्ट वाला जब इक्विलिब्रियम पे आया तो एक्स एंड वाई दोनों का इक्विलिब्रियम प्रेशर पी वन माना। सेकेंड का जेड का इक्विलिब्रियम डीओडी अल्फा टू माना, और जब ये इक्विलिब्रियम पे आया तो उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर पी टू माना है। तो अल्फा टू और पी टू के टर्म्स में सेकेंड का एक्सप्रेशन लिख देंगे, वो बाद में देखेंगे कि क्या बराबर है क्या नहीं है। ऐसे लिख दिया। अब Kp1 बाई Kp2 कि इसको डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे ये अच्छा हो जाएगा कि अल्फा वन अल्फा टू बराबर है, तो जहां जहां अल्फा टू दिख रहा है वो अल्फा वन रख सकते हैं, या फिर अल्फा वन स्क्वायर अल्फा टू स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को डिवाइड करके देख, वन माइनस अल्फा वन स्क्वायर वन माइनस अल्फा टू स्क्वायर भी कैंसिल, क्योंकि दोनों का डीओडी सेम दिया है। तो तरीके से इधर पता है क्या बचेगा, 4p1 बाई p2, बस यहाँ 4p1 और यहाँ से p2 बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। और दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो 1:9 है, 4p1 बाई p2। तो जो निकालना है इक्विलिब्रियम प्रेशर का रेशियो 1/36 आ गया। देखो समझ पा रहे हैं? बोलिए, आ रहा है समझ में? तो इस अंदाज में इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, a gives 2b एंड a gives b plus c, उसके लिए एक्सप्रेशन आपको रटना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके नाउ 2 मिनट टाइम होमवर्क। कंटेनर में N2H2 है, A मोल B मोल, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, है ना। इक्विलिब्रियम पे कंटेनर पे तीनों गैस है, N2H2 अमोनिया, अभी भी वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। आपको इस रिएक्शन का घर पे एक्सप्रेशन निकालना है, इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकालना है Kp एंड Kc का। यहाँ पे लिख लेना P टोटल एट इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द गैसेस इज P। तो एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में आएगा मैं बता दूं, A भी तो रहेगा, वॉल्यूम भी रहेगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर भी रहेगा, और यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि N2 का DOD ऑफ N2 मान लेते हैं X है, या अल्फा मान लेते हैं, चलो तो अल्फा भी रह सकता है क्वेश्चन में अब, है ना। तो इसके लिए Kp और Kc का एक्सप्रेशन निकालना है, पहला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है जो इसको करना है। क्या ये क्वेश्चन मैं फिर से समझाऊं, नहीं आ रहा है समझ में? ये वाली नहीं आ रहा है समझ में? देखो दो अलग अलग रिएक्शन है, दो अलग अलग रिवर्सिबल रिएक्शन सेपरेट लैब में चल रहा है, दोनों ही गैसियस रिएक्शन है। फर्स्ट लैब में Kp1 और Kp2, सेकेंड लैब में उसका रेशियो 1:9 दिया। दोनों ही लैब में जो रिएक्टेंट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो दोनों लैब में जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो टोटल प्रेशर का रेशियो निकालना है फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट लैब में जो एक्सप्रेशन है ना, x गिव 2y है, तो इसके हिसाब से ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा जो भी डिराइव किया था। एंड सेकेंड लैब में z गिव p प्लस q है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये डिराइव करके आया PCl5 वाला, और ये N2O4 गिव्स 2 ऑफ NO2। तो बस अब इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ये कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि दोनों का अल्फा सेम है, x1 x2 सेम है, तो ये और ये कैंसिल, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 4p1 और यहाँ बचेगा p2। Kp1 बाई Kp2 इक्वल टू 4p1 बाई p2, सिंपल है। उसका डेरिवेशन घर पे करना है, LCP को छोड़कर एक्सरसाइज 1, 2, 3 के सारे सवाल करने हैं, होमवर्क है। सुना? मैं बता दूं, कल भी मैंने ये होमवर्क दिया था, आज फिर बोल रहा हूँ, 76 तक एक्सरसाइज 1 का आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 2, 3 का वो सारे क्वेश्चन करो जिसमें एलसीपी प्रिंसिपल नहीं है। एलसीपी समझ रहा है? ओके,
सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीपी करके चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, मंडे ऑनवर्ड एक वीक और हम पूरा वीक कमिंग वीक आयनिक ही पढ़ेंगे। मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कमिंग वीक पूरा क्या पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। जीओसी में गैप इसलिए दे रहा हूं ताकि वो 7 लेक्चर इधर याद हो जाए। ओके, 7 नहीं 8 लेक्चर है ना जीओसी 1 का, वो मुझे इधर चाहिए, सबका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए और इधर एकदम याद होना चाहिए जीओसी 1। मैं चाहता हूं 21 दिसंबर को आयनिक का भी कम से कम 10 सवाल दें एग्जाम में। ठीक है,